और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह वो खबरें जिनमें होता है प्राइम टाइम में न्यूज एलिमेंट के तौर पर छा जाने का मादा। आज वो खबरें कौन सी हैं जिनमें वो पोटेंशियल है और उनमें भी फोकस खबरें कौन सी हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूं। प्राइम एट 4 में आज आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश वाले यादव जी की कसम, अब न विस्की चलेगी न रम। बात यूपी उपचुनाव की भी होगी, योगी ने संभाला मोर्चा, सपा पर कैसे की स्ट्राइक, ये भी आपके सामने होगा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बैठक में फिर बवाल, क्यों उठा विपक्षी सांसदों पर सवाल, यह भी आपके सामने होगा। एफआईटी जीईई फिटजी कोचिंग सेंटर्स में ताला, क्या है ये पूरा गड़बड़ झाला, प्राइम एट 4 विस्तार से आपके सामने रखेगा। लेकिन पहले खबर देखिए कि मिल्कीपुर से योगी का समाजवादी पार्टी पर प्रचंड प्रहार। योगी ने कहा बाबा साहेब का अपमान करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर की विरोधी है, काशी विश्वनाथ के विरोध में है समाजवादी पार्टी। सपाई जो है वो माफियाओं के लिए आंसू बहाते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां से मोईद खान के भक्तों को चुनाव जिताकर नहीं भेजना, मोईद खान जैसे लोग सभी के लिए खतरा हैं। समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से गुंडों से जुड़ी हुई पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करार दिया है। इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे, ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। और कैसे योगी ने समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। योगी ने कहा समाजवादी पार्टी का जुड़ाव गरीब से नहीं है, ये लोग जब कोई माफिया मरता है तो आंसू बहाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, ये महाकुंभ का भी विरोध करते हैं, इनके मुखिया दुनिया भर में महाकुंभ की छवि खराब कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद दुर्भाग्य से सांसद बन गए, सपाइयों के हाथ तो सब जानते हैं कि कारसेवकों के खून से सने हैं, कहा योगी ने। बड़ा फैसला, 17 शहरों में शराब को बैन किया गया, शराब की दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, अमरकंटक, चित्रकूट, सलकनपुर, मंडलेश्वर, बांदकपुर, कुंडलकपुर, बरमान कला, लिंगा और बामन खुर्द में ये आदेश जारी हुआ है। ये वो तमाम जगहें हैं जहां के लिए आदेश जारी किया गया है कि यहां पर शराब की दुकानें बंद होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो बंद होंगी तो उनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका कोई स्थानांतरीकरण नहीं होगा। 17 ऐसी जगहें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें वो जगहें खास तौर से हैं जो धार्मिक महत्व की हैं, जिनमें आप जानते हैं उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जिसको जाना जाता है, पन्ना जुगल किशोर की धरती मानी जाती है, श्री कृष्ण भगवान की, नर्मदा जी को देखते हुए मनसा और मंडला मुल्ताई का महत्व बढ़ जाता है। ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, आप जानते हैं इन सब का धार्मिक महत्व है। अमरकंटक, चित्रकूट, सलकनपुर, मंडलेश्वर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान कला, लिंगा, ये सभी जगहें जो धार्मिक महत्व की हैं, वहां से शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी, दतिया नगर पालिका यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी, पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी, मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माता जी का
नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, तो सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। और दिल्ली चुनाव में कल से अमित शाह की एंट्री, 2 रैली और रोड शोज को संबोधित करेंगे अमित शाह। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में उनकी रैली है, आदर्श नगर में अमित शाह का रोड शो है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कल अमित शाह की 2 रैलियां हो रही हैं। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में रैलियां हैं, आदर्श नगर में शाह का रोड शो है। अगले दिन 26 जनवरी को कालकाजी, नई दिल्ली और कस्तूरबा नगर में अमित शाह प्रचार करेंगे। इसके अलावा 28 और 30 जनवरी के साथ साथ अमित शाह 1 और 3 फरवरी को भी बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। शाह से पंजाब पुलिस हट गई है। आम आदमी पार्टी ने उठाया केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने केंद्र पर उठाए सवाल। आतिशी के चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल है। आतिशी ने कहा केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली ने कहा केजरीवाल को मिले Z+ सिक्योरिटी, ये बात आतिशी ने दोहराई। दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? केजरीवाल ने फिर से दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। योगी के बयान का हवाला देकर अमित शाह पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, मैं योगी जी से कहूंगा कि अमित शाह को बिठाकर समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे आती है। मैं योगी जी से कहूंगा कि वो अमित शाह को बिठाकर समझाएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कैसे की जाए। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है। हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरे उद्धव ठाकरे। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने बोला उद्धव पर हमला। कहा उद्धव का दोगला हिंदुत्व है। जब विधानसभा चुनाव हार गए तो हिंदुत्व याद आया। विधानसभा के चुनाव में जो उनका जो चेहरा है वो लोगों ने फाड़ दिया। लोगों ने उनको नकारा कि ये आदमी अपना विचार छोड़ के मुस्लिम लोगों के पीछे सिर्फ वोटों के लिए पीछे घूम रहा है। इसीलिए लोगों ने उनका पराजय किया। अभी उनके ध्यान में आया, इसीलिए अभी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। ये उनका हिंदुत्व दोगला है। शिवसेना शिंदे गुट पर संजय राउत ने पलटवार किया। संजय राउत ने कहा हिंदुत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। शिंदे जैसे लाचार बेईमान लोग आते जाते हैं। हम अपने ताकत पर, अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हैं। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हो गए। संगठन है हमारा, महाराष्ट्र है हमारा और देश भी हमारा है। आप जैसे लाचार बेईमान लोग आते हैं चले जाते हैं, इतिहास में उनका कोई वजूद नहीं रहता। और आगे बोर्ड बनाने की मांग तेज हो गई है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा बगैर सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। साधु संतों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, एकता समता रखिए, सबको बराबर मानिए। अन्यथा बहुत सारे बोर्ड हैं, तो पहले तो इसमें जो बहुसंख्यक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका भी सशक्त सनातन बोर्ड होना चाहिए। और फिटजी के कोचिंग सेंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। देश के कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए। कोचिंग सेंटर्स पर ताला लगा दिया गया। छात्र कोचिंग सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों का लाखों रुपया जमा है। अगले 2 महीने में परीक्षा की टेंशन के बीच, परीक्षा के तनाव के बीच कोचिंग सेंटर बंद होने की खबर आई है। और ऐसे में छात्रों की मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
भोपाल के एमपी नगर में FIIT JEE सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। छात्र लाखों रुपए एडवांस में जमा कर चुके थे। भोपाल के एमपी नगर में फिटजी का सेंटर दिसंबर के पहले सप्ताह से बंद पड़ा है। इस सेंटर में करीब 600 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे थे। अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से 1 लाख से 8 लाख रुपए तक की फीस जमा की गई थी। लेकिन अब इन स्टूडेंट्स के अभिभावक समझ नहीं पा रहे कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है, और जवाब देने के लिए यहां जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें ताला मिलता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के फिटजी सेंटर का भी यही हाल है। दिसंबर के पहले हफ्ते से ये सेंटर बंद पड़ा है। यहाँ पर जो छात्र छात्राएं आ रहे थे उनको ये सेंटर बंद मिला, और पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पता करने के लिए, लेकिन कोई जानकारी देने वाला उनको नहीं है कि आखिर इस इंस्टीट्यूट का क्या हुआ है, उनकी फीस का क्या होगा। अलग अलग तरह के कोर्सेज फिटजी में चला करते थे, और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2 लाख से लेकर 8 लाख तक की फीस हुआ करती थी। छात्रों ने फीस जमा भी कर दी है। बहुत सारे छात्र इस बात का जवाब चाहते हैं कि उनकी फीस का आखिर क्या हुआ, क्या उनको पैसा वापस मिलेगा, इसके संचालक कहां हैं, वो क्या आगे इस इंस्टीट्यूट को दोबारा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। बहुत सारे सवाल छात्र छात्राओं के मन में है। और नोएडा सेक्टर 62 के फिटजी सेंटर में भी ताला लग गया है। फिटजी इंस्टीट्यूट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कोचिंग सेंटर के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, कई अभिभावक कह रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी इसी तरीके से फिटजी सेंटर पर ताला लटका मिला। मीटिंग के बाद कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। कोचिंग का चक्कर काट रहे हैं छात्र। तस्वीरों में नजर आएगा, जहां भीड़ भाड़ दिखाई देती थी वहां अब सन्नाटा है। सेंटर पर ताला है। सिक्योरिटी गार्ड ने नवभारत से बात करते हुए क्या बताया, सुनिए। देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं। कब से बंद हो गया ये? सर करीब 1 सप्ताह हो गया सर। 1 सप्ताह से बंद है? हाँ सर 1 सप्ताह। क्या मतलब अचानक बंद हो गया या कि सूचना दी गई थी कि बंद होगा? एक रोज मीटिंग हुआ था सर, उसके बाद में फिर बिहानी बेला बंद हो गया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ लगातार हो रहा है। आपको याद होगा सबसे पहले नीट घोटाले का मामला टाइम्स नाउ नवभारत ने उठाया था, और फिटजी बंद होने का मामला भी सबसे पहले इसी चैनल पर आप देख रहे हैं। इस मुहिम को हम तब तक चलाएंगे जब तक एक बच्चे को इंसाफ मिल नहीं जाता। और आगे आपको दिखाने वाले और अभी चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 55वें एडिशन में विशेष रूप से जलवायु संकट से निपटने और नवीनीकरण जिन ऊर्जा स्रोतों का किया जाता है, उस संदर्भ में जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर कई दिलचस्प बात हुई। इसी पंक्ति में टाइम्स नेटवर्क की नेशनल एडिटर अनुया यादव ने WF 2025 में उत्तर प्रदेश की उपस्थिति और नवीनीकरणीय स्रोतों में परिवर्तन की योजनाओं पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड चेयरमैन UPNEDA IAS अनुपम शुक्ला से बातचीत की। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं अनुपम शुक्ला जी। अनुपम सर, मुझे बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे लेकर किस तरह की मीटिंग्स आपके यहाँ पर हुई है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ आगे के प्लान्स हैं स्टेट के? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 3 पॉलिसीज लॉन्च की हैं, जिसमें सोलर पॉलिसी, बायो एनर्जी पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है। यहाँ डेवॉस में जितनी कंपनीज आई हैं उनका इंटरेस्ट सोलर पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में है। सोलर पॉलिसी में जो यूटिलिटी स्केल प्लांट्स हैं, जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है, वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शो किया है, इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जैसे कि हम सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स कर रहे हैं, रूफटॉप्स कर रहे हैं, उसमें भी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दैट विल बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। अभी एक जर्मन कंपनी है जो हाइड्रोजन में जिसने इंटरेस्ट शो किया है। इसी तरीके से जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया बेस्ड, जैसे SR ग्रुप है, उसने भी इंटरेस्ट शो किया है इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम लोग के पास अराउंड 5 गीगावाट का हम लोग के पास लैंड पार्सल्स हैं, जो कि हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंट भी किए हैं। तो होपफुली ये मटेरियलाइज करेगा आगे आने वाले समय में। सर, इस बार